हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। चलिए डियर, आज हम लोग ये भारत में राष्ट्रवाद जो है इतिहास का एक चैप्टर, उसका एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि और उससे संबंधित ये दो पॉइंट हैं। रॉलेट कानून जो कि मार्च 1919 में पारित हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये दोनों ही कांड ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी सूचना भी आप लोगों के लिए लाए हैं। बिहार बोर्ड से संबंधित बिहार बोर्ड ने एक नई सूचना को दिया है, तो उससे संबंधित बातें भी हम लोग करेंगे। तो ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड और रोचक टॉपिक है, ऐतिहासिक टॉपिक है। और इसके बाद जो है वो सूचना को भी हम लोग देख लेंगे। सूचना छोटा सा था, इसलिए सोचे कि अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं हुई, इसलिए सोचा कि इसी वीडियो में आप लोगों को बता दें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉलेट कानून क्या होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व समाप्त हुआ। उससे पहले 1917 में आप लोगों ने पढ़ा होगा रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति में आप लोगों ने देखा कि रूस में किस तरह से लोगों का क्रांति हुआ था और सरकार बनी थी लेनिन की। इसके बाद जो है 1918 में जर्मनी हार गया और कुल मिलाकर के आपने ये भी पढ़ा है इससे पहले कि भारत ने अंग्रेज़ों को प्रथम विश्व युद्ध में मदद किया था, लेकिन इस आस ने मदद किया था कि आने वाला समय में हमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, अंग्रेज़ों ने राहत तो नहीं दिया और एक बड़ा ख़तरनाक कानून लेकर के आया जिसका नाम है रॉलेट कानून। तो देखिए रॉलेट कानून क्या है, ध्यान रखिएगा। 1917 में ही ये रॉलेट कानून की पृष्ठभूमि तैयार होगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था। जो समिति मार्च 1919 में ला करके उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और मार्च 1919 में एक कानून बना भारत के लिए जिसे कहा जाता है रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। सिडनी रॉलेट जो उस समय में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड चम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चम्सफोर्ड ने एक सिडनी रॉलेट नाम के जो अंग्रेज़ थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और उसी कमेटी ने इस कानून के बारे में सिफारिश किया था सरकार के पास। इसीलिए वो सिडनी रॉलेट के नाम पर इसका नाम पड़ा रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट। अब इस कानून में था क्या, सो देखिए। इस कानून में था कि कोई भी भारतीय पर यदि संदेह हो जाए कि ये कोई क्रांतिकारी गतिविधि कर सकता है तो उसके विरुद्ध में मुकदमा, बिना उनको पता चले उन पर मुकदमा की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार की जा सकती है। और इस कानून में अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा किया, उस पर आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं, अपना कोई दलील नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संदेह मात्र से उनको गिरफ्तार कर लेगा। यह ऐसा इसलिए किया गया था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और इधर रूसी क्रांति सबसे प्रभावित होकर के उसे कुचलने के लिए, भारतीय क्रांतिकारियों के मनोबल को कम करने के लिए, भारतीय व्यवस्था को कुचलने के लिए इन्होंने ऐसा कानून, दमनात्मक कानून लाया था ताकि किसी पर अगर संदेह भी होता है तो उस पर मुकदमा चला करके और क्या किया जाए, उसे गिरफ्तार करके अंदर कर दिया जाए। ना उस पर कोई वकील आप पेश कर सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं। तो इस प्रकार का ये बड़ा ही खतरनाक कानून था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग रॉलेट कानून का। इसीलिए ये भारत में इसे काला कानून, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों ने इनका नाम क्या दिया, काला कानून इसका नाम दिया। काला कानून इसलिए दिया कि इसमें ना कोई वकील था ना कोई दलील था। इसके बारे में कहा गया विरोध करते हुए कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इसीलिए इसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया हमारे यहाँ भारत में। और इसका बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया गया और गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल 1919 को दिल्ली, इसके बाद अमृतसर, जालंधर, अहमदाबाद, देश के विभिन्न जगहों पर इसका विरोध किया गया, इस कानून का विरोध किया गया। इसके बाद इसी विरोध के दौरान 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन में क्या होता है कि अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। उसमें क्या हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उसे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और कुल मिलाकर के ये जो कानून का जो विरोध हो रहा था ना, उस विरोध के मामले में पंजाब अग्रणी था। पंजाब में सबसे अधिक विरोध हो रहा था, उग्र विरोध हो रहा था। इसीलिए पंजाब की कमान को एक जनरल ओडायर नामक सैनिक के हाथों में दे दिया गया और पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया 11 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को सैनिक शासन लागू कर दिया गया। कहाँ, पंजाब में। और कमान किसको सौंपी गई, पंजाब की, जनरल ओडायर सैनिक था। अब क्या होता है कि इन बातों को लगभग जो दूर दराज के लोग थे उनको नहीं मालूम था। अब वहाँ सैनिक शासन लागू हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ बैसाखी पर्व होता है ना, हम लोग अपनी भाषा में सिरवा भी कहा करते हैं, है ना। तो उस बैसाखी पर्व में क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जालियांवाला बाग में
एक शांति सभा कर रहे थे, जिनमें कि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग भी थे, इस कानून के विरोध करने वाले भी थे, रॉयट कानून के विरोध करने वाले भी थे। सभी मिलकर के एक शांति सभा कर रहे थे। जालियांवाला बाग है क्या, इसको समझ लीजिए। कोई वास्तव में ये बाग नहीं है, चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ है और बीच में एक कुआं, 2-4 पेड़ था उस समय में, और एक ही केवल रास्ता था आने के लिए। तो वो चारों तरफ से मकानों से घिरा, चारों तरफ से मकान बना हुआ है, बीच में जगह है और बीच में एक कुआं, उसमें 2-4 गो पेड़, बस यही था बाग, एक रास्ता केवल आने जाने का। जनरल ओडायर को पता चला कि 13 अप्रैल 1919 को कि यहाँ जो है अमृतसर के ये जालियांवाला बाग में क्या हो रहा है, सभा हो रही है। जनरल ओडायर ने क्या किया, लगभग 200 सैनिकों के साथ, जिनमें कि 50 गोरे सैनिक थे और 150 हमारे देश के भारतीय सैनिक थे, 200 सैनिक को लेकर के जनरल ओडायर वहाँ पहुँच जाते हैं और चारों तरफ से बाग को घेर लेते हैं। और वो जो रास्ता था ना, एक ही शंकर कम चौड़ा वाला रास्ता, उस रास्ते पर दोनों तरफ से फौज को खड़ा कर देते हैं और चारों तरफ से घेर करके, और वो शांति सभा जो चल रही थी उसमें अंधाधुंध गोली चलाने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि उतने हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा है और वहाँ क्या क्या अंधाधुंध गोली चलाने लगा। आप लोग सोच रहे होंगे जब फौजी शासन लागू था, सैनिक शासन लागू था, सभा पर प्रतिबंध था, तो ये लोग सभा क्यों कर रहे थे? भाई, इनमें से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि ये सैनिक शासन लागू किया गया है, इसीलिए ऐसा हुआ था। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ ऐसा अनुमान लगाया था कि 10 मिनट के अंदर में 1600 राउंड गोली चलाई गई। 10 मिनट के अंदर में 1600 राउंड गोली चलाई जाती है और खचाखच भरा हुआ था वो बाग, कहीं भागने का रास्ता नहीं है, रास्ता पर सैनिक खड़ा है। अब आप सोच सकते हैं किस तरह से वहाँ हादसा हुई होगी, बड़ी दर्दनाक हादसा हुई। बहुत सारे लोग मारे गए, कितने तो कुचल के मारे गए, बहुत सारे कूद कूद के उस कुआं में जान दे दिए, कितने तो कुचले गए, कितने आहत हुए। कुल मिलाकर के घायलों एवं लाशों से पूरा बाग पट गया और लहूलुहान हो गया वो जालियांवाला बाग, जहाँ एक शांति सभा हो रही थी, उसे हमारे अंग्रेज़ों ने क्या किया, लहूलुहान कर दिया, घायलों और लाशों से पटा दिया, बिछा दिया उसमें, उस ज़मीन पर, जालियांवाला बाग ज़मीन पर। इतनी निर्ममता के साथ हमारे साथ घटना की गई, बहुत ही कठोर कार्रवाई की गई। और जो घायल वहाँ बचा हुआ था उसके लिए कोई उपाय नहीं किया, जनरल ओडायर वहाँ से चलते बने और इस प्रकार से घटना करके वहाँ से चलते बने। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। हमारे सभी हिंदुस्तानियों के मन में इन्हीं प्रतिरोध की भावना आई थी, अंग्रेज़ों के प्रति उबाल आया था कि हमारे अपने भारतीयों को, इतने भारतीयों की इस निर्ममतापूर्वक मारा गया। केवल भारतीय ही नहीं, विदेशों में भी इसकी निंदा की गई। अंग्रेज़ों की इस हरकत की, इस कायरनामा हरकत जो किया गया था, उसकी निंदा पूरे दुनिया में की गई। और हमारे देश के जितने भी प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने, सभी ने इसका विरोध किया। और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, शंकरन अय्यर जो ये गवर्नर के लॉर्ड गवर्नर जो है, उनका जो कार्यकारिणी सदस्य के मेंबर थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से बहुत सारा विरोध किया गया। और इस विरोध के चलते अब क्या होता है कि कांग्रेस एक कमेटी का गठन करती है जांच करने के लिए, घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेवार कौन है। वो जांच कमेटी कांग्रेस जो गठित की थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें जो जनरल ओडायर दोषी है, इन्हें दोषी मानते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। और वहीं सरकार ने भी एक हंटर समिति का गठन किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ सरकार ने एक हंटर समिति का गठन किया और हंटर समिति ने भी इसकी निंदा की, जनरल ओडायर की निंदा की। और इसके बावजूद भी क्या होता है कि कई अंग्रेज़ों ने जनरल ओडायर को पुरस्कार दिया, जनरल ओडायर को पुरस्कार दिया, इनाम दिया, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे तो हमारा दिल और पसीज गया हम हिंदुस्तानियों का कि ऐसा कायराना हरकत करने वाले, हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया, कांग्रेस के जांच कमेटी का रिपोर्ट आया, फिर भी कोई हरकत नहीं, दुनिया वाला ने निंदा की, फिर भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ के प्रति हमारे दिल में और रोष बढ़ गया, इतना जुनून और जज्बात आ गया कि यदि सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। खून खोल गया था पूरे हिंदुस्तान का। और जानते हैं जनरल ओडायर ने क्या कहा था? जनरल ओडायर ने ये घटना के बाद क्या कहा था कि लोगों में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। लोगों में दहशत, वो बोला लोगों में दहशत पैदा करने के लिए हमने ऐसा किया था, नैतिकता का भाव उत्पन्न करने के लिए। इतना खतरनाक था जनरल ओडायर। और इस घटना से हमारे गांधी जी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि प्लासी का युद्ध ने अंग्रेज़ों की नींव रखी थी और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये अंग्रेज़ों की नींव को हिला दिया। अब अर्थात अंग्रेज़ को यहाँ से उखड़ना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी जो कि अभी तक हिमायती था अंग्रेज़ों का,
अंग्रेज का मदद करता था, सरकार का मदद करता था, अब इस घटना के बाद वो द्रोही हो जाते हैं, राजद्रोही, सरकार द्रोही हो जाते हैं और सरकार को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी क्रम में वो क्या करते हैं, सत्याग्रह लीग की स्थापना करते हैं इनका विरोध करने के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा दर्दनाक घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन, जालियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में। यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पता चल गया होगा क्या हम कहने वाले हैं। और आगे आप लोगों को बताइए, एक सूचना है, छोटी सी सूचना है, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे किसी कारणवश, या प्राइवेट से मतलब आप एग्ज़ाम देना, स्वतंत्र छात्र के रूप में आप एग्ज़ाम देना चाहते थे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड ने एक सुनहला मौका दिया है कि 23 अगस्त से 25 अगस्त तक, 22 अगस्त से 25 अगस्त 2020 तक ऐसा दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्वतंत्र छात्र के रूप में, या आप छूट गए थे तो भी, है ना, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फटाफट आप फॉर्म भी भर लीजिए, दोनों काम कर लीजिए और 2021 के एग्ज़ाम में बैठ जाइए। और 21 के एग्ज़ाम में कुछ तो होगा, ये तो आपको मालूम है। इसीलिए एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो दे ही दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब 25 तक डेट है, 2 रोज़ अब टाइम बच गया केवल, और रजिस्ट्रेशन करवा के जस्ट फॉर्म भी भर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, वो इससे पहले वाला वीडियो में, 1-2 पहले वीडियो हम बताए हैं, आप वहाँ वीडियो देख लीजिएगा कैसे कैसे कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, उस हिसाब से तैयारी करके आप फॉर्म भर लीजिए। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भर करके एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बने रहिए और पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।